प्रिय छात्रों, कक्षा 12 में किरचॉफ के नियम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सन 1842 में किरचॉफ ने 2 नियम दिए। ओम के नियम पर आधारित व्यापक नियम है ये। प्रथम नियम है जिसे फर्स्ट लॉ या संधि का नियम कहते हैं, जंक्शन रूल। इसमें जो है आप एक संधि देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो संधि है, इस संधि पर जो है कुछ धाराएं प्रवेश कर रही हैं, I1 और I4, जबकि I2, I3, I5 इस संधि से दूर जा रही हैं। तो ये नियम इसी चित्र के आधार पर समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस संधि पर आने वाली जो धाराएं उनको हम धनात्मक लेंगे, I1 और I4, और संधि से दूर जाने वाली धारा I2, I3, I5 को ऋणात्मक लेंगे। अब हम चलते हैं नियम की ओर। नियम समझिए क्या है। किसी वैद्युत परिपथ में, ये एक वैद्युत परिपथ है, किसी संधि जिसे नोड भी कहते हैं पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी यहाँ पर जितनी धाराएं प्रवेश करेंगे उतनी धाराएं हमेशा बाहर जाएंगे। यानी यहाँ पर जो I धारा है, इसका जो बीजगणितीय योग है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा का मतलब योग, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 डॉट 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 जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग 0 रहेगा। यहाँ पे सारे प्लस हैं, लेकिन जब धाराओं की दिशा लेंगे हम, तो संधि की ओर आने वाली धारा को हम धनात्मक ले रहे हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब इस नियम का उपयोग करते हैं इस संधि के लिए। तो इस संधि पर इसका उपयोग करेंगे तो देखो, I1 संधि की ओर आ रहा है, I4 संधि की ओर है, तो I4 और I1 और I4 को धनात्मक लिया, बाकी I2, I3, I5 संधि से दूर जा रहे हैं तो ये ऋणात्मक लेंगे। इन सब का बीजगणितीय योग 0 हो गया। और जो I2, I3 और I5 ऋणात्मक हैं, उनको पक्षांतर किया जाता है उनका जब, तो ये इधर धनात्मक हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर संधि की ओर प्रवाहित कुल धारा बराबर संधि से दूर प्रवाहित कुल धारा। तो समझ में आ गई होगी बात आपको। और इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं, संधि पर जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश संधि से बाहर जा रहा है। आप ऐसे देख सकते हैं, पानी का कोई जंक्शन है, जितना पानी बड़े पाइप से आ रहा है उतना ही पानी जो है छोटे पाइप से बाहर भी जाएगा। ठीक हो गया। कुछ ऐसे आप अपने दैनिक जीवन में जो है इस नियम का एक जो है आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे कहीं पे नदी है, 2-3 नदी मिल रही हैं, तो आगे जा कर के संयुक्त एक पूरी नदी बना रहे हैं, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में आप जो है इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना आवेश प्रवेश करेगा उतना ही आवेश बाहर जाएगा। तो यानी आवेश का संरक्षण का सिद्धांत का नियम इसमें फॉलो होता है, और इससे हम जो है प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें किस भौतिक राशि का संरक्षण होता है, तो इसमें आवेश का संरक्षण होता है। इस बात का ध्यान रखना आपने। अब चलते हैं द्वितीय नियम या लूप का नियम, सेकेंड लॉ और लूप रूल जिसे हम कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, किसी बंद परिपथ में विभिन्न अवयवों के सिरों के मध्य विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। नहीं आ रहा होगा समझ में, अभी समझाएंगे। अब आप देखिए, किसी बंद परिपथ में, इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग या बीजीय योग परिपथ में लगे प्रतिरोधकों में विभव पतन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा ई विद्युत वाहक बल है, सिग्मा आई आर विभव पतन है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ये चित्र है, देखिए जो ये परिपथ है इसमें 2 लूप हैं। तो अब आप देखिए इस लूप में देखें हम, तो इस लूप में विद्युत वाहक बल E1 है और विभव पतन कितना है, R3, I3, I1 और R1। ठीक है। तो नियम क्या है, किसी परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर उस परिपथ में विभव पतनों का बीजगणितीय योग। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं इसे। समझने के लिए मैंने एक लूप और बनाया। देखो, एक लूप 1 है, एक लूप 2 है। अब इसमें 2 विद्युत वाहक बल हैं, E1 और E2। तो E1 और E2 का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, E1 प्लस E2। ध्यान रखना यहाँ,
बराबर इस परिपथ में विभव पतन, इस परिपथ में धारा I1 है यहाँ पर और यहाँ पर R1 है, तो विभव पतन I1 R1 हो गया। अभी हम चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे हैं, चिन्ह प्रणाली आगे देखेंगे। यहाँ पर कितना है, प्लस होगा I1, देखो प्लस, देखो इस परिपथ में क्या कहा मैंने, दो विद्युत भाग बल हैं E1 E2, तो इनका योग E1 प्लस E2 हो गया। बराबर विभव पतन कितने हैं, I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I3 R3 हुआ ना नियम कि विद्युत भाग बलों का जो योग है वह विभव पतनों के बीजगणितीय योग के बराबर बीजीय योग के बराबर होता है। बस ये नियम है, इसको आपने ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखो ये क्या है, ये जो नियम है ये क्या लिखा हुआ है, किसी बंद परिपथ में विद्युत भाग बलों का बीजगणितीय योग है। देखो ये बीजगणितीय योग है विद्युत भाग बलों का यहाँ पर जो है, या बीजीय योग है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। परिपथ में लगे प्रतिरोधकों में विभव पतन के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इस परिपथ में जो विभव पतन है ये बताएं I1 R1 I2 R2 I3 R3 इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम इनकी चिन्ह प्रणाली के बारे में समझेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं चिन्ह प्रणाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी परिपथ में सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे तो विद्युत भाग बल को धनात्मक लेंगे, धन टर्मिनल की ओर धनात्मक लेंगे, और जब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आएंगे तो धन से ऋण की ओर आ रहे हैं तो विद्युत भाग बल का मान ऋणात्मक लेंगे। जब हम जो है धारा की दिशा में मूव करेंगे तो विभव पतन हमेशा ऋणात्मक लेंगे। यानी विभव पतन का अर्थ क्या हुआ, उस किसी प्रतिरोधक में बहने वाली धारा और उस प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है उसका गुणनफल। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है और हम जो है इस दिशा में मूव कर रहे हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, तो इस स्थिति में विभव पतन हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। ये रूल है, ये आपने याद करना है। इनमें ये तो सीधा आ गया कि जब ऋण से धन जाएंगे तो धन आएगा, धन से ऋण की ओर जाएंगे तो ऋण आएगा, ई का मान। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, धारा की दिशा में विभव पतन हमेशा ऋणात्मक होगा, धारा की विपरीत दिशा में विभव पतन हमेशा धनात्मक लेना, ये आपने ध्यान रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर बिंदु बी, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम का अनुपालन हो रहा है। देखो बिंदु बी पर I1 और I2 संधि से दूर जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक लिए, और यहाँ पर देखेंगे I3 जो है संधि की ओर जा रही है तो इसलिए धनात्मक लिया, और ये पक्षांतर करने पर I1 प्लस I2 बराबर I3, यानी जो जितनी धारा संधि से दूर जा रही है उतनी धारा संधि में प्रवेश कर रही है, या हम कह सकते हैं जितनी धारा संधि में प्रवेश कर रही उतनी धारा संधि से दूर भी जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लूप या पास का नियम जो है, हम देखते हैं यहाँ पर देखो ये लूप 1 है, लूप 2 है। लूप 1 में जो है विद्युत भाग बल E1 है, प्रतिरोधक R1 R2 है, धारा I1 और I3 है। लूप 2 में जो है विद्युत भाग बल E2 है, प्रतिरोधक R3 R2 है, धारा I2 और I3 है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो योग है ध्यान रखना, ये वाला लिया हमने, विद्युत भाग बल और विभव पतन का जो है बीजीय योग लिया। इस प्रकार से इनका योग 0 होना चाहिए, आप ऐसा भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जो है लूप 1 में हम जो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, लूप 2 में भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और इन नियमों का पालन करेंगे। इनको देख लीजिए एक बार दोबारा आप। तो यहाँ पर लूप 1 पास 1 में जो है ABEFA में जो है विद्युत भाग हम इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो जब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाएंगे तो E1 का मान ऋणात्मक होगा, जो कि हमने यहाँ पर ऋण E1 लिया है। अब इधर से आएंगे तो BE भुजा में जाएंगे तो यहाँ पर R3 I3 का गुणनफल धनात्मक लेंगे, क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो I3 R3 का गुणनफल धनात्मक लिया। फिर इधर आएंगे तो इधर जो है I1 R2, फिर हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो I1 R1 का गुणनफल धनात्मक लेंगे, लिया धनात्मक, और ये बराबर 0 होगा। फिर देखिए लूप 2 में जाते हैं, तो लूप 2 में अगेन हम देखिए ध्यान से देखें तो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो E2 का मान धनात्मक लेंगे, तो E2 का मान धनात्मक लिया। फिर नीचे की ओर आएंगे तो धारा की ही दिशा में जा रहे हैं, तो I2 R2 धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। फिर इधर जाएंगे तो
इधर प्रतिरोधक है नहीं, ई बी भुजा में जाएंगे तो यहाँ प्रतिरोधक है। I3R3 हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इनका गुणनफल हम ऋणात्मक लेंगे और इनका बीजगणितीय योग 0 है, पक्षांतर कर सकते हैं या इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो I3 ये वाला पद दोनों में कट रहा है और बाकी हम इसे गणितीय विधि द्वारा समीकरण बना करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करेंगे।